हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट एप्लीकेशन के NTA अभ्यास ऐप के MCQs। तो इस चैप्टर के अंदर टोटल 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो में बताना कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि NTA ही आपका नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाता है और उसी की ऑफिशियल ऐप से उठाए गए ये क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बट उससे पहले अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे, चाहे क्लास 11th या क्लास 12th बायोलॉजी के, तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहां पर आप सभी चैप्टर चेकआउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू बीटी टॉक्सिन। हमें बताना है कि यहाँ पे 4 स्टेटमेंट, उनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू लिखी हुई है, बाकी तो सभी इनकरेक्ट होगी। फर्स्ट है, बीटी प्रोटीन एग्जिस्ट एज एक्टिव टॉक्सिन इन बेसिलस। Second is the inactive prototoxin get activated into the active toxin in the insect gut. And third लिखा है BT toxin prevent DNA replication in infected pest. And fourth लिखा है it used RNAi to check the growth of pest. तो यहाँ पर RNAi का यूज नहीं होता है हमारा बेसिलस थ्रंजाइनस यानी BT टॉक्सिन के अंदर। थर्ड की बात करें तो बीटी टॉक्सिन प्रिवेंट डीएनए रेप्लिकेशन, जी नहीं, ये क्या करता है, स्वेलिंग करता है गट में, और जिसकी वजह से वहां पर क्या हो जाती है, पोर्स हो जाती है और वहां पे वो उसकी डेथ हो जाती है इंसेक्ट की। तो ये लिखा हुआ है कि ये डीएनए रेप्लिकेशन को प्रिवेंट करता है, ये बिल्कुल गलत है। सेकंड लिखा हुआ है द इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन गेट एक्टिवेटेड इनटू द एक्टिव टॉक्सिन इन द इंसेक्ट गट, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और बीटी प्रोटोटॉक्सिन एग्जिस्ट एज एक्टिव नहीं, वो इनएक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा गया, जीन थेरेपी इज, जीन थेरेपी क्या है, स्टडी ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन को, या फिर रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी जीन बाय ए नॉर्मल हेल्दी फंक्शनल जीन, या फिर कॉस्मेटिक सर्जरी, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो जीन थेरेपी क्या होती है, कोई भी एक फॉल्टी जीन है उसको रिप्लेस कर देना एक नॉर्मल हेल्दी फंक्शनल जीन से, दैट इज कॉल्ड जीन थेरेपी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया द RNA इंटरफेरेंस दैट इज कॉल्ड RNAi टेक्निक इज यूज टू सक्सेसफुली टू कंट्रोल द नेमेटोड। तो कौन से नेमेटोड को कंट्रोल करने के लिए सक्सेसफुली RNAi टेक्निक यूज की जाती है, एस्केरियस, लंबरिकोइड्स, रेबिटिटिस, या फिर वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी, या फिर मेलोडीगोइन इनकोग्निशिया। तो यहाँ पर कौन सा यूज किया जाता है, कौन सा आपका प्योर एनसीईआरटी वाला, मेलोडीगोइन इनकोग्निशिया। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो ट्रांसजेनिक एनिमल में कौन सी चीज बेनिफिट नहीं है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट फॉर द डिजीज, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज, टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन, या फिर टू प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। तो कौन सी चीज जो है वो बेनिफिट नहीं है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर, वो है हमारी कौन सी, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज। अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज के लिए हम यूज कर सकते हैं PCR का, और किसका, रिकॉम्बिनेशन DNA का, या फिर एलिसा वगैरह टेस्ट का। तो यहाँ पर ये जो आपका अर्ली डिटेक्ट अगर डिजीज करनी है तो उसके अंदर ट्रांसजेनिक एनिमल का कोई बेनिफिट नहीं है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बेसिलस थ्रंजाइनेसिस कंट्रोल द कॉर्न बोरर। तो कौन सा ऐसा जीन है जो हम बेसिलस थ्रंजाइनेसिस से निकालते हैं और वो कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है, HLA जीन, TPA जीन, CRY1AC जीन, या फिर CRY1AB जीन। तो कौन सा है प्योर एनसीईआरटी बेस्ड, CRY1AB जो जीन होता है वो कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा CRY1AC, ओके, और आपकी या फिर ये बोले CRY2AB, ये जो होती है वो कॉटन जो होता है, कॉटन बुलवॉर्म, उसको कंट्रोल करते हैं ये वाले। और CRY1AB जो होता है वो किसको करता है, कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है। तो हमारा जो कॉर्न बोरर पूछा है तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए, it has reduced the reliance on the chemical pesticide, it has reduced post harvest losses, it has reduced the efficiency of mineral uses by plants, या फिर it has enhanced the nutritional value of the food। तो इनकरेक्ट बताना, यहाँ पे लिखा it has reduced the efficiency of mineral uses, ये बोल रहा है कि जो मिनरल यूज करते हैं प्लांट की उसकी एफिशिएंसी को कम कर देता है, ये बिल्कुल गलत है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के इस टाइप के नोट्स चाहिए नीट एग्जाम के लिए, जहां पर ये मेंशन किया हो कि किस लाइन में किस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, जैसे यहाँ पे BT कॉटन वाला जो होता है, यहाँ से अगर इस पोर्शन से देखोगे तो AIPMT 2005 में, 9 में, 10 में और नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे ये जो BT टॉक्सिन के बारे में यहाँ पे AIPMT 2009 में, 11 में, नीट 2015 में, 19 में, यहाँ से नीट 2013 में, और यहाँ से AIPMT 2008 में। तो इस टाइप के सभी चैप्टर क्लास 11th और 12th बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया द RNAi दैट इज अभी पढ़ के आए थे हम, RNA इंटरफेरेंस प्रोसेस फाउंड इन यूकैरियोटिक इज इनिशिएटेड बाय, ये किसके द्वारा इनिशिएटेड किया जाता है? डबल स्ट्रैंडेड RNA फ्रेगमेंट, डबल स्ट्रैंडेड DNA फ्रेगमेंट, या फिर सिंगल स्ट्रैंड RNA या फिर सिंगल स्ट्रैंड DNA फ्रेगमेंट के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? ये डबल स्ट्रैंडेड RNA फ्रेगमेंट के द्वारा इनिशिएट किया जाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 था, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ डैश प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन इन रिच मिल्क कंटेनिंग द ह्यूमन प्रोटीन कॉल्ड डैश। तो कौन सा प्रोटीन प्रोड्यूस किया गया था और कौन सी पहली ट्रांसजेनिक काउ थी जिसने ये ह्यूमन प्रोटीन इन रिच मिल्क बनाया था, जिसके अंदर एक स्पेशल प्रोटीन थी? काउ का नाम क्या था? मेटाजेन था या फिर डोली था, फिर योजी था या फिर पोली था? और उसके अंदर जो प्रोटीन थी मिल्क के अंदर वो कौन सी थी? TPA थी या फिर अल्फा लेक्टा एल्ब्यूमिन थी या फिर बीटा लेक्टा एल्ब्यूमिन थी? तो यहाँ पर जो सबसे पहले 1997 के अंदर ये चीज़ें की गई थी और वो जो काव थी वो कौन सी थी? वो थी रोजी काव। ओके, और उसके अंदर जो प्रोटीन थी मिल्क प्रोटीन वो कौन सी थी? अल्फा लेक्टा एल्ब्यूमिन। ये मिलती थी हमें लगभग कितनी? 2.4 ग्राम पर लीटर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या है? एन एंटासिड है, एन एंजाइम है, यूज टू ट्रीट एल्थराइटिस या फिर यूज टू ट्रीट एम्फाइसेमा। तो साफ साफ जो ये रोजी वाला है यहाँ पर NCERT में उसी के ऊपर लाइन पे लिखा हुआ है कि जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है जो ह्यूमन प्रोटीन हो सकती है वो किसको ट्रीट यूज कर सकती है? एम्फाइसेमा को यूज किया जाता है ट्रीट कर, उसको एम्फाइसेमा को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया बीटी कॉटन इज, बीटी कॉटन क्या है? क्लोन प्लांट है, ट्रांसजेनिक प्लांट है, हाइब्रिड है या फिर म्यूटेटेड है? तो ये क्या है? ट्रांसजेनिक प्लांट है जहां पर हमने उसके DNA के अंदर वगैरह कुछ चेंज किया। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटो रेडियोग्राफी? कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है? ए डबल स्ट्रैंडेड DNA और RNA प्रोब इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री DNA। सेकेंड लिखा गया था क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। थर्ड लिखा गया था प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेटेड जीन। एंड डी लिखा गया मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो हमें बताना है कि कौन सी चीज जो वो करेक्ट है, यहाँ पर कौन सी करेक्ट हो सकती है। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं ए डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। जो आपका प्रोब होता है क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड DNA या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड, तो ये तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट हमारा लिखा गया था क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म, ये भी गलत है। द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेटेड जीन, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर ये कभी भी इसके पास प्रोब के पास क्या होता है? एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल होता है, उसी को हम प्रोब बोलते हैं, जो सिंगल स्ट्रैंडेड या सिंगल स्ट्रैंडेड DNA या फिर RNA जो होते हैं और उनको हाइब्रिडाइज किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता कभी भी म्यूटेटेड जीन के साथ में, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ये बिल्कुल करेक्ट लिखा गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ बायोपायरेसी? बायोपायरेसी के एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं? पेशेंट ग्रांटेड फॉर ए वेस्ट अफ्रीकन प्रोटीन ब्रेजिन इन द USA, या फिर पेटेंट ग्रांटेड इन द USA फॉर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ नीम एंड टर्मरिक, या फिर पेटेंट ग्रांटेड इन द USA कवरिंग द एंटायर बासमती राइस जर्म प्लाज्म इंडिजीनियस टू आवर कंट्री, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो जो भी पेटेंट ले लेते हैं अनऑथोराइज्ड जो है उस कंट्री को बताए बगैर वहाँ की चीज़ों का, वो किसके अंदर आता है? बायोपायरेसी का। तो ये भी बायोपायरेसी का एग्जांपल है, ये भी तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर आ जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 13 है GEAC स्टैंड फॉर, ये काफ़ी बार नीट में आ भी चुका है। GEAC स्टैंड की फुल फॉर्म क्या होती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग एनालिटिकल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्शन कमेटी, या फिर जेनेटिक एंड एनवायरमेंट एक्शन कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया बायोपायरेसी मीन्स क्या होता है? यूज ऑफ बायो पेटेंट्स, थेफ्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल, स्टीलिंग ऑफ बायो रिसोर्सेज, या फिर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज विदाउट ऑथेंटिक परमिशन। तो इसका क्या होता है बायोपायरेसी में कि यहाँ पर जो बायो रिसोर्सेज है उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है विदाउट ऑथेंटिक परमिशन का, तो उसको क्या बोलेंगे? बायोपायरेसी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया था साइट ऑफ ADA प्रोडक्शन इन द बॉडी। ADA क्या होता है? एडिनोसाइन डीएमिनेज। तो इसका प्रोडक्शन की जो बॉडी में कहाँ पे होता है? न्यूट्रोफाइल के अंदर, लिम्फोसाइट के अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर, या फिर मोनोसाइट के अंदर। तो कहाँ पे होता है? लिम्फोसाइट के अंदर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया हाउ मेनी रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स आर बीइंग मार्केटेड इन इंडिया? कितनी रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स मार्केट की जा रही है इंडिया के अंदर? 8 की जा रही है, 12 की जा रही है, 15 की जा रही है, 30 की जा रही है। तो एज पर NCERT कितनी की जा रही है? 12 की जा रही है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया जेनेटिक इंजीनियरिंग बैक्टीरिया आर बीइंग यूज्ड फॉर कमर्शियली प्रोडक्शन ऑफ। जेनेटिकली इंजीनियरिंग बैक्टीरिया जो वो किसके प्रोडक्शन में यूज किया जाता है?
कोर्टिसोल, इंसुलिन, थायरोक्सिन या फिर एचसीजी। तो कौन सा? इंसुलिन, जिसको ह्यूमिलिन भी बोला जाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द यूज ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड ऑब्टेन्ड बाय रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। तो कौन सी चीज यहाँ पर इनकरेक्ट लिखी गई है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसेमा, ये तो हम करके आए थे, ये बिल्कुल सही है। प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर इज यूज्ड टू स्टिमुलेट वाउंड हीलिंग, यहाँ पर ये भी बिल्कुल सही है। ह्यूमुलिन इज ए एंजाइम यूज्ड फॉर डिसॉल्विंग ब्लड क्लॉट्स, और ऑप्शन डी लिखा है एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन दैट इज AHG इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया, ये भी सही है। अब ह्यूमिलिन हमने बताया था कि जो हम इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, उसको बोलते हैं ह्यूमिलिन। और यहाँ पर ये एंजाइम जो, तो ये एंजाइम नहीं है, आपका ह्यूमिलिन है, और ये डिजोल्व ब्लड क्लॉट को डिजोल्व नहीं करता, ये आपके डायबिटीज मेलाइटिस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो ये जो लिखा वो इनकरेक्ट लिखा है, हमसे इनकरेक्ट पूछा तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया द वेक्टर यूज्ड फॉर द डिलीवरी ऑफ cDNA ऑफ एडिनोसाइन डीएमिनेज इनटू ए पेशेंट लिम्फोसाइट इज। तो कौन सा वेक्टर यूज किया जाता है एडिनोसाइन डीएमिनेज के अंदर? वेक्टर की फॉर्म में कौन सा यूज किया जाता है? थर्मस एक्विटिकस, अर्बोवायरस, रेट्रोवायरस या फिर अगेरिबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। तो कौन सा यूज किया जाता है? रेट्रोवायरस एज ए प्रोप। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा गया अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज इज पॉसिबल बाय। अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज किसके द्वारा कर सकते हैं? ट्रांसजेनिक वाला जो हमारा था वहाँ पे हमने इनकरेक्ट बताया था। पीसीआर, जीन थेरेपी, रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी और इलिसा। तो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को, रिकॉम्बिनेशन और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे को, तो हम तीनों को यूज कर सकते हैं, यानी बोथ ए एंड सी हमारा आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया एनिमल दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू पोजेस एंड एक्सप्रेस ए फोरिजन जीन आर कॉल्ड। यानी ऐसे एनिमल जिनका डीएनए मैनिपुलेट किया गया है और फोरिजन जीन को वहाँ पर डाला गया है, तो उनको क्या बोलेंगे? ट्रांसजेनिक, सोमेटिक हाइब्रिड, सोमा क्लोन या फिर सुपर एनिमल। तो उनको क्या बोलेंगे? ट्रांसजेनिक एनिमल बोलेंगे। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया गोल्डन राइस डेवलप थ्रू द ट्रांसजीन अप्रोच इज इनरिच विद। जो गोल्डन राइस होते हैं वो किस में इनरिच होते हैं? हाई लाइसिन कंटेंट, हाई मिथ्योनिन, हाई ग्लूटिन या फिर हाई विटामिन ए। तो कौन से होते हैं? हाई विटामिन ए कंटेंट होते हैं, इसलिए उनको गोल्डन राइस बोला जाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट लिखी गई है? फर्स्ट, इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटिक पेशेंट वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेनक्रियाज ऑफ स्लोकड कैटल एंड पिग्स which was more efficient than the genetically engineering insulin. सेकेंड लिखा है पीसीआर टेक्निक इज अप्लाइड टू डिटेक्ट HIV इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट एंड टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट। थर्ड लिखा है बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिम्फोसाइट इन ADA डेफिशिएंट पेशेंट। एंड डी लिखा है बायो रेमिडिएशन इज द वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हमें ये बताना है कि कौन से इनकरेक्ट है। पहले देखते हैं इंसुलिन यूज फॉर डायबिटिक पेशेंट वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेनक्रियाज ऑफ स्लोकड एंड पिग्स वर मोर एफिशिएंट। अगर वो इतनी ही मोर एफिशिएंट होती तो हम जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन बनाते ही क्यों? वो लेस एफिशिएंट थी, तभी तो हमें दोबारा बनाना पड़ा, इतना सब कुछ करना पड़ा। तो ये जो लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है? इनकरेक्ट है। तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया बेस इज ए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल एंड यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेटेड जीन। साफ साफ ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। ये किस चीज़ की बात कर रहा है? आरएनए की, प्रोब की, प्लाज्मिड की या फिर प्राइमर की? तो ये बात कर रहा है किसकी? प्रोब की। और हमने बताया भी था कि प्रोब जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर आरएनए जहाँ पे रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को टैग किया जाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें दो स्टेटमेंट लिखी गई है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। हमें बताना है कि कौन सी करेक्ट या फिर इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा गया ट्रांसजेनिक फूड मे कॉज टॉक्सिसिटी एंड प्रोड्यूस एलर्जिक इन ह्यूमन बींग। तो अगर ट्रांसजेनिक कोई फूड है तो वो ह्यूमन के अंदर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है या फिर एलर्जिक रिएक्शन वगैरह। स्टेटमेंट 2 लिखा गया द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द ह्यूमन बींग मे बिकम रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक बाय टेकिंग अप द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन दैट इज प्रेजेंट इन जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर पहली करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, या फिर फर्स्ट इनकरेक्ट सेकंड करेक्ट है, या फिर बोथ आर इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसजेनिक फूड जो होते हैं वो टॉक्सिसिटी और एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन बींग में, बिल्कुल सही है। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द ह्यूमन बींग मे बिकम रेजिस्टेंस। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो हमारे यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं वो क्या हो सकते हैं? रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक, या फिर जो हमारे लिए हार्मफुल है वो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकते हैं अगर हम जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ले लेते हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के अंदर अगर कोई प्रेजेंट है तो
तो यहाँ पर दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट बनती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज बायो फर्टिलाइजर। तो कौन सा एक बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज नहीं कर सकते हैं? बेसिलस थ्रंजाइनेसिस, एनाबेना, नोस्टोक, राइजोबियम। तो जो हम एनाबेना, नोस्टोक और राइजोबियम को तो कर सकते हैं, बेसिलस थ्रंजाइनेसिस को बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं, बट बायो फर्टिलाइजर की तरह कहीं से भी यूज नहीं होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 27 है, 27 में बोला गया ट्रांसजेनिक मॉडल्स कैन बी यूज टू इन्वेस्टिगेट मेनी ह्यूमन डिजीज सच एज। तो जो ट्रांसजेनिक मॉडल्स होते हैं उनमें बहुत सारी हम कौन कौन सी डिजीज को जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं? कैंसर को, अल्जाइमर डिजीज को, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑल ऑफ दिस। इन्वेस्टिगेट करें मतलब उन जो भी डिजीज है उन पर स्टडी कर रहे हैं, उनका अर्ली डिटेक्शन नहीं करें, ये चीज समझना। तो हम यहाँ पे कैंसर का भी कर सकते हैं, अल्जाइमर का भी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो ऑल ऑफ दिस, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया था एन एग्जांपल ऑफ जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का कोई एग्जांपल बताना है। प्रोडक्शन ऑफ इंजेक्टेबल हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इन फूड क्रॉप लाइक पोटैटोज विच कैन बी ईटन, इंट्रोडक्शन ऑफ द जीन फॉर एडिनोसाइन डीएमिनेज इन पर्सन सफरिंग फ्रॉम सर्व कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी दैट इज SCID, या फिर प्रोडक्शन ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। तो जीन थेरेपी का क्या हो सकता है? वहाँ पे हम किसी जीन जो होता है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो फंक्शनल जीन होता है उसके साथ उसको चेंज करती है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ द जीन फॉर एडिनोसाइन डीएमिनेज इन पर्सन सफरिंग फ्रॉम सर्व कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, तो यहाँ पर ये इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर हैज बीन यूज्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग निमेटोड स्पेसिफिक जीन। कौन सा ऐसा वेक्टर है जिसको यूज कर सकते हैं निमेटोड स्पेसिफिक जीन को और इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट के अंदर? रेट्रोवायरस का, TI प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, बेसिलस, या फिर थ्रंजाइनेसिस, या फिर मेलोडिजाइन इनकॉग्निशिया। तो वेक्टर पूछा है हमसे, कौन सा वेक्टर यूज कर सकते हैं? ओके, निमेटोड स्पेसिफिक जीन इन इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट के अंदर, तो कौन सा कर सकते हैं? TI प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। हमसे क्या पूछा गया? वेक्टर पूछा गया था, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे पूछा गया BT टॉक्सिन जीन हैव बीन एक्सप्रेस्ड इन प्लांट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेन। तो जो BT टॉक्सिन जीन होता है वो किससे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है? लेपिडोप्टेरन्स एंड फंजाई, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड फंजाई, कोलियोप्टेरन्स, डायप्टेरन्स एंड लेपिडोप्टेरन्स। तो किससे प्रोवाइड कर सकते हैं? लेपिडोप्टेरन्स से प्रोवाइड कर सकता है। लेपिडोप्टेरन्स के अंदर कौन से आते हैं? जैसे आपका टोबैको बडवर्म हो गया या फिर आर्मी वर्म हो गया, तो इनसे कर सकता है, बट फंजाई में नहीं कर सकता। एनिमल और बैक्टीरिया में नहीं कर सकता, बैक्टीरिया फंजाई में नहीं। कोलियोप्टेरन्स और डायप्टेरन्स, अब ये कोलियोप्टेरन्स क्या होते हैं? जिनके अंदर बीटल्स आते हैं, बीटल्स को कोलियोप्टेरन्स के अंदर आते हैं। डायप्टेरन्स क्या होते हैं? डायप्टेरन्स के अंदर आपकी फ्लाइज, मॉस्किटो वगैरह आती है। तो कोलियोप्टेरन से कर सकते हैं, डायप्टेरन से कर सकते हैं और लेपिडोप्टेरन से कर सकते हैं। जो फोर्थ और फिफ्थ है इनसे कर सकते हैं। तो सेकंड एंड थर्ड से नहीं, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ से कर सकते हैं, बट फर्स्ट सेकंड से नहीं। थर्ड एंड फिफ्थ से कर सकते हैं, थर्ड से नहीं। फोर्थ एंड फिफ्थ से, जी हाँ बिल्कुल सही, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। तो ये सब कुछ इस वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।